ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण लोभ और प्रीति निबंध है। इसके जो लेखक हैं निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लोभ और प्रीति जो निबंध है इसके जो प्रमुख गद्यांश है गद्यावतरण है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे प्रस्तुत वीडियो में। इससे पहले भी हमने 5 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं हम कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में आज छठा जो मार्मिक गद्यांश है प्रमुख गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस निबंध की हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह, जो कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पाठ फाइनल ईयर के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो आज हम जो 5वां तो हमने पढ़ लिया है, 5वां जो गद्यांश, छठा जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो बिना किसी भूमिका के इसको पहले पढ़ते हैं। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर, जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे होते हैं, विरोध से परे होते हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं, वे लोक के कंटक है, लोक के कांटा है। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित निबंध लोभ और प्रीति, जो लोभ और प्रीति निबंध है उससे उद्धृत है, अवतरित है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल के तो चिंतामणि निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। और इसमें मनुष्य के जो मनोविकार होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, उनका बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने विवेचन विश्लेषण किया है। जैसे लोभ मन का हृदय का विकार होता है, और दरअसल में मनोविकार उन्हीं को कहते हैं जो हृदय में जो भाव पहले से सुषुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही वातावरण के अनुसार परिस्थिति के अनुसार ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन वातावरण और परिस्थिति के अनुसार ये जो भाव है, ये मनोविकार है, ये उत्पन्न हो जाते हैं, ये जागृत हो जाते हैं। तो मनोविकारों से संबंधित ये निबंध है लोभ और प्रीति। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकारों पर युग्मक मानी 2 पर
युग्मक के रूप में भी विचार करते हैं। इस क्रम में वे उनके तारतम्य और स्पष्ट अंतर का निरूपण करते हुए उनके भेदों प्रभेदों आदि की भी चर्चा करते हैं। इस चर्चा को वे मनोविज्ञान, साहित्य, व्यक्ति, समाज, देश, लोक आदि विषयक अनेक संदर्भों से जोड़कर विवेचन को अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार व्यापक फलक प्रदान करते हैं। लोभ और वृत्ति शीर्षक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोभ के एक ऐसे विशिष्ट रूप का वर्णन करते हैं जिसमें लोभी को केवल यह इच्छा होती है कि वस्तु सुरक्षित रहे, जिसको वो दिल से चाहता है, मन से चाहता है, वो सुरक्षित रहे। वे इसको पवित्र लोभ कहते हैं। घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम, इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत होते रूप हैं। पर कोई कोई महान आत्मा लोभी इतना निपट, निस्वार्थी और जबरदस्त परार्थी होता है कि उसकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, विस्तृत होती है। उसके प्रेम की गहराई उलट जाती है। उसका अपने घर और पुर की तुलना में अपने देश से अधिक गहरा प्रेम होता है। देश की रक्षा के लिए वह सब कुछ छोड़ सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह लोभ का सर्वाधिक प्रशस्त और साधु रूप होता है, पाक और पवित्र रूप होता है, जिसमें घर, पुर या देश के बाहर के लोगों के विरोध की ही आशंका रहती है। अन्यथा यह सर्वदा विरोध रहित और पारस्परिक प्रेम पोषक होता है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम जो व्याख्या का तीसरा सोपान होता है, इसका भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत निबंध के आलोच्य अनुच्छेद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक परम महान लोभी प्रेमी आत्मा और उसके प्रेम की एक परम आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं। ममत्व, परत्व, अपने पराये का अनुभव आत्मा की संकीर्णता का व्यंजक है। इस अनुभव की उपस्थिति में आत्मा का उत्कर्ष संभव नहीं है। ममत्व, परत्व, मैं, मेरा, तू, तेरा जैसे समस्त भेदों के अनुभव से मुक्त होकर अपने पराये की भावना को छोड़ करके, इनसे मुक्त होकर, उनसे ऊपर उठकर जब आत्मा अत्यंत विस्तार एवं अपरिमिति का अनुभव करती है तो वह अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त होती है, उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। आत्म विस्तार की इस दिव्य मनोस्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति केवल अपने घर, अपने पुर या अपने देश की रक्षा की आकांक्षा तक सीमित नहीं रह जाता, अपितु उसकी आत्मा समस्त संकीर्ण संबंधों का अतिक्रमण करके मानवता मात्र के विस्तीर्ण क्षेत्र से राग का अनुभव करने लगती है। यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके मन और मस्तिष्क में आ जाती है। वह समस्त संसार की रक्षा का आकांक्षी हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया। बल्कि आचार्य शुक्ल तो यह कहते हैं कि उसकी कल्याण कामना मानव जगत से भी आगे बढ़कर समस्त प्राणी जगत तक व्याप्त हो जाती है। सबको समान रूप से वो देखता है और समान रूप से सबके साथ में व्यवहार करने लग जाता है, ऊपर उड़ जाता है। वह भूमंडल के समस्त प्राणियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, जलचर, थलचर, नभचर, सबके सुख, सबके मंगल और सबकी सुरक्षा का आकांक्षी हो जाता है। ऐसे दिव्य आत्मा की ऐसी परम पुनीत, परम सात्विक कामना का विरोध कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। ऐसी महत विभूतियां सभी के लिए स्वागत योग्य है, समर्थनीय और अनुकरणीय होती है। उनका कोई विरोधी नहीं होता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है।
यदि कुछ ऐसे विवेकी और खल व्यक्ति हैं जो उनका भी विरोध करते हैं, उनके परम सात्विक, परम पुनीत आचरण और व्यवहार का सक्रिय समर्थन न करके उसमें बाधा डालते हैं, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसे लोग केवल उन महत विभूतियों के नहीं अपितु सारे संसार के विरोधी हो जाते हैं। सारे संसार का या सारे संसार की सुख शांति सुरक्षा के विरोधी हैं वे ऐसे कांटे हैं जो अपने दंश से लोक की मंगोल उन्मुखी गति को अवरुद्ध कर देते हैं। वे लोक के शत्रु है, वो सबके शत्रु माने जाते हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, इसका जो सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि टिप्पणी, प्रस्तुत गद्यांश में लोक मंगल आचार्य शुक्ल के समस्त चिंतन का केंद्रीय मूल्य है। लोक मंगल की भावना, मनोविकारों के विवेचन को वे समाज और लोक का संदर्भ देकर निबंध में लेखकीय व्यक्तित्व का अंतर्भाव करते हैं। दूसरी ओर सारे विवेचन को लोक मंगल की ओर मोड़कर वे अपने परम प्रिय केंद्रीय मूल्य में अपनी आस्था की पुष्टि करते हैं। और आचार्य शुक्ल की नैतिकता, मूल्य दृष्टि, लोगों के आचरण और व्यवहार का, लोगों का बड़ा निर्भीक और निर्णायक मूल्यांकन भी करती चलती है। सद असद का स्पष्ट विवेक उनके चिंतन का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली परिष्कृत है। इसमें तत्सम, तद्भव और साथ साथ आंचलिक शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और खड़ी बोली हिंदी का इन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग किया है। और साथ साथ इनकी भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक के, निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। सातवां जो गद्यांश है, धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। जो लोभ मान अपमान के भावों को, करुणा और दया के भाव को, न्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वे मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका जो संदर्भ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित लिखित निबंध लोभ और प्रीति से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल धन के लोभ की उस वृत्ति को जो सीमा से परे है उचित नहीं मानते हैं, इसका वो इसमें चित्रण या वर्णन करते हैं। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ या सरल अर्थ है, उसको देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि कुछ लोगों को धन का लोभ इतना अधिक होता है, यानी धन पर वो घात लगाए बैठे रहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनको धन का इतना लोभ, इतना अधिक लोभ होता है कि वह मानसिक व्याधि बन जाता है, मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो जाता है वो, या वह व्यसन के रूप में दिखाई देता है। यह लोभ इतना व्यापक और प्रभावी होता है कि अंतःकरण की शेष सभी श्रेष्ठ वृत्तियां, अंतःकरण हृदय के अंदर जो शेष वृत्तियां होती है, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, करुणा आदि, सब कुंठित हो जाती है, वो भी रोगग्रस्त हो जाती है, क्योंकि धनोपार्जन के मोह में इनका प्रयोग ही नहीं होता है। इन वृत्तियों का धन से कोई लेना देना नहीं होता है। धन लोभी किसी पर भी दया आदि नहीं दिखाता है, उसको तो 24 आवर्स धन ही धन दिखाई देता है चारों तरफ। उसका ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, किस पर? धन पर, कि जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में धन मिल जाए उस पर वो टूट पड़ता है गिद्ध की तरह। ऐसा लोभी कहाँ तक उचित है जो केवल धन के प्रति रहे, धन की लालसा में रहे हर समय, पर दूसरी वृत्ति का गला घोंट दे, अर्थात न तो जिसमें मान अपमान का भाव रहे, अर्थात न हम अपने मान सम्मान की चिंता करें, न दूसरे का अपमान करने की चिंता करें, उसे इससे कोई लेना देना नहीं होता है। करुणा और दया को भी छोड़ दिया जाए, न्याय और अन्याय की भी चिंता भी त्याग दी जाए, क्या लेना देना है उनसे इनको। इतना ही नहीं, धन कमाने में अपने सुख भोग की भी चिंता न की जाए और धन के लोभ के कारण अपना कष्ट भी नहीं निवारण किया जाए, क्योंकि उसमें धन का व्यय होगा। इसलिए वो क्या है, बीमार पड़ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। भला ऐसा लोभ मनुष्य को मनुष्य कहाँ तक रहने देगा? वो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर से भी, पशु पक्षी से भी है प्राणी है, गया बीता प्राणी। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में धन के दो ही उपयोग है, सुख की प्राप्ति और कष्ट का निवारण। सुख की प्राप्ति और कष्ट का निवारण तथा भावी कष्ट की संभावना से छुटकारा, ये धन का सही सदुपयोग होता है। लेकिन जब धन का मोह दूसरों के लिए कष्टकारक होता हो और अपने कष्ट निवारण में उसका उपयोग न हो, वैसा धन मोह कहाँ तक उचित है? इस बात को प्रस्तुत पद्यांश में लेखक या निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि धन का सदुपयोग हर समय, किसी कोई गरीब आदमी है, वो रोग से ग्रसित है, उसका उपचार करना चाहिए, वहाँ धन की आवश्यकता होती है। या कोई भूखा है तो उसको क्या है, खाना खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, धन का सही यूटिलाइज, सही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है 8वां, उसको पहले पढ़ते हैं और फिर व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर उसका विवेचन विश्लेषण करेंगे।
लोभी या प्रेमी, लोभी या प्रेमी सानिध्य या संपर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। लोभी या प्रेमी सानिध्य या संपर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सानिध्य या संपर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है, पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सानिध्य या संपर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उससे भी सानिध्य या संपर्क की इच्छा उत्पन्न न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खिंचते हुए मिल जाते हैं। इस अंतर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना और उसके मन को अपने मन से मिलाने के लिए न्योता देना है। तो ये प्रमुख गद्यांश है। अब हम व्याख्या के जो 4 मुख्य मानदंड होते हैं, सोपान होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, उनके आधार पर प्रस्तुत गद्यांश का हम विवेचन विश्लेषण या इसकी सैप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित लिखित निबंध लोभ और प्रति से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और लोभ और प्रति मनोविकार से संबंधित निबंध है। मन के जो भाव होते हैं वो मनोविज्ञान में मनोविकार कहलाते हैं, जबकि साहित्य में वो भाव कहलाते हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं, किस चीज का यहाँ पर निबंधकार विवेचन विश्लेषण करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत गद्यांश में प्रेम की उस स्थिति को ही परिपक्व मानते हैं जहां दोनों के हृदय में प्रेम का भाव समान हो उठता है। और महादेवी वर्मा ने भी बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी थी प्रेम के बारे में कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो कहने का तात्पर्य समान जो हृदय के प्राणी होते हैं, समान विचारों के प्राणी होते हैं, उन्हीं में ही प्रेम फलता और फूलता है, विकसित होता है। तो ये इस गद्यांश का प्रसंग है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या व्याख्या का जो तृतीय सोपान है, भावार्थ या सरल अर्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक ने प्रेम के रूपों की चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम का एक रूप विषम प्रेम भी बताया है। पर वास्तविक प्रेम सानिध्य जनित प्रेम ही है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि लोभ और प्रेम की वृत्ति में वस्तु या व्यक्ति का सानिध्य लाभ भी महत्वपूर्ण तत्व है। इस सानिध्य लाभ से ही व्यक्ति को तुष्टि प्राप्त होती है, उसको संतुष्टि मिलती है। जब यह लोभ किसी वस्तु के प्रति होता है तो वस्तु के सानिध्य लाभ की कामना होती है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है, हस्तगत करना चाहता है, हाथ में लेना चाहता है। और जब यह लोभ प्रेम का रूप धरकर किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो
व्यक्ति से सानिध्य लाभ की कामना होती है, उसके संसर्ग में, उसके सानिध्य में, उसके पास में, उससे जुड़ाव चाहता है, मेल मिलाप उससे चाहता है। पर वस्तु तो जड़ पदार्थ है। वस्तु क्या है? जड़ तत्व है, और वह अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकती। पर व्यक्ति तो चेतन पदार्थ है, जीवित है, सचेत है, उसमें स्पंदन होता है, हलचल होती है। अतः उसकी ओर से तो कोई प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, कोई हलचल होगी उसमें। अर्थात व्यक्ति को तो उस प्रेम की स्वीकृति करनी ही चाहिए। प्रेमी अपने प्रेम पात्र से सानिध्य की आशा तभी तक कर सकता है जब प्रिय के मन में प्रेम भाव जगा सकने में वह समर्थ हो। उसके प्रेम भाव को वो उद्भुत करता है, जगाने की चेष्टा करता है, ये उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए कि सामने वाले के हृदय में स्थित प्रेम का भाव है, प्रति का भाव है, वो उसको उत्पन्न कर दे, उसको जागृत कर दे। साथ ही उसके प्रिय, उसके मन में भी प्रेमी के सानिध्य की कामना बलवती हो। इसीलिए तो कहते हैं दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है। जब दोनों ओर एक दूसरे से सानिध्य की कामना प्रबल होगी, समीपता गहरी होगी, तभी सानिध्य लाभ संभव हो सकेगा, उसको उसका संसर्ग मिल सकेगा। यही स्थिति पूर्ण प्रेम की स्थिति होती है, नहीं तो अधकचरा होता है। एक तरफा क्या है, प्रेम सफल नहीं होता है, वो दरक जाता है, टूट जाता है, छन्न भिन्न हो जाता है। वास्तव में जब हृदय एक दूसरे की ओर क्रम से खिंचकर मिल जाते हैं, दोनों को एक दूसरे के सानिध्य की भावना बराबर उमड़ती है, हिलोरे लेती है, तभी प्रेम का पूर्ण विकास होता है। यही अंतर्योग की स्थिति है। तो प्रेम हृदय की वस्तु है, हृदय से, हृदय में उत्पन्न होता है, हृदय से ही जुड़ाव होता है, मन से जुड़ाव होना चाहिए। इस स्थिति के बिना प्रेम को सफल प्रेम नहीं कहा जा सकता है। इसी से प्रेमी प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और इसकी एवज में आप भी मुझसे प्रेम करो। उसे बाध्य कर देता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह प्रिय के मन को भी अपने से मिलाना चाहता है। बिना इस अवस्था के प्रेम की सफलता नहीं, क्योंकि फिर तो वह एक पक्षीय प्रेम ही रहेगा। तो प्रेम क्या है? दोनों ओर से होता है, एक पक्ष का प्रेम होता है, एक पक्षीय प्रेम सफल नहीं होता है, और वो कसौटी पे, प्रेम की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रेम की सफलता हेतु दो हृदयों के परस्पर खिंचाव को आवश्यक बताया है। दो हृदयों के अंदर आपस में उनमें अट्रैक्शन होगा, उनमें आकर्षण होगा, उनमें खिंचाव होगा, तभी क्या है, प्रेम सफल होगा, उनमें जुड़ाव होगा, उनमें कॉम्बिनेशन होगा, सामंजस्य होगा, तभी जाकर के प्रेम सफल हो पाएगा। और प्रस्तुत गद्यांश की जो शब्दावली है वो तत्सम, तद्भव और खड़ी बोली हिंदी से युक्त है और शैली वर्णात्मक है
और शुद्ध निबंध की भाषा शैली से सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले गद्यांशों की। धन्यवाद। नमस्कार।